एनसीईआरटी की किताबों में सिलेबस में हुए कुछ बदलाव के बाद देश भर में कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें भी की जा रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जेएस राजपूत हैं। प्रोफेसर सर, ये बताइए, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से चीजें डिलीट की गई हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि समय समय पर कुछ चीजों को हटाना आवश्यक होता है। शिक्षा एक गतिशील व्यवस्था है, इट्स ए डायनेमिक प्रोसेस, और यहाँ पर नई चीजें आती रहती हैं जिनको पाठ्यक्रम में लाना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता पहले जैसी नहीं रहती, उनको हटाया जाता है। कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी कई लोग सुझाव देते हैं, अध्यापक सुझाव देते हैं, विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकें सारे देश में पढ़ी जाती हैं और लगातार सुझाव आते रहते हैं, बच्चों के सुझाव आते रहते हैं। तो उसको देखना प्रतिवर्ष, तो एनसीईआरटी जो मुख्य चीज जिस पर चर्चा हो रही है वो ये है कि कुछ अंश निकाले गए हैं। ये अंश उन पुस्तकों से निकाले गए हैं जो 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क बनने के बाद बनाई गई थी। ये नया करिकुलम फ्रेमवर्क तो अभी आया है, शायद आजकल में आया है। उसके बाद सिलेबस बनेगा, उसमें जो नीतियां हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसके आधार पर विशेषज्ञ बैठेंगे, हर विषय के लोग बैठेंगे, वह अपना सिलेबस बनाएंगे। सिलेबस बनाने के बाद पुस्तक बनेगी, जिसकी भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। सर, आप 2000 सन की बात कर रहे थे। उस वक्त आप डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के। उस दौरान भी चेंजेस किए गए थे और कमोबेश इसी तरीके के सवाल उठे थे, इसी तरीके से खबरों में थी एनसीईआरटी। तो उस दौरान जो चीजें हुई और अभी जो हो रही, कैसे आप देख रहे हैं उसको, और कितना जरूरी आपको लगता है इस तरीके से बदलाव होते रहना? देखिए, मैं अपने समय की बात कहूंगा, उससे आप आगे का निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं। मेरे सामने इतिहास की एक किताब आई थी जैसे ही मैं डायरेक्टर हुआ, जिसमें मुझे ये करना था कि मैं हस्ताक्षर कर दूं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मुकदमा लड़ा जाए। किसी ने मुकदमा किया था, एनसीईआरटी को ये कहना था हम ये पैराग्राफ नहीं निकालेंगे, हम पढ़ाएंगे। मैंने एक पिता के नाते, एक पालक के नाते उस पैराग्राफ को पढ़ा और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो मैं कुछ इतिहासकारों के पास गया। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, इतिहास का नहीं हूं। मैं श्री खुशवंत सिंह जी के पास भी गया था और मैंने कहा इस पैराग्राफ को जब बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो गुरु के प्रति, गुरु तेग बहादुर के प्रति और अन्य गुरुओं के प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी। उसके अंदर बड़ी द्वंद्व मचेगा। माँ तो कहेगी घर में कि गुरु के प्रणाम करके जाओ, और स्कूल में पढ़ेगा कि गुरु ने लूटपाट मचा दी थी एंड ही लेड वेस्ट द एंटायर एरिया। तो लूट, हिंदी में लूट शब्द का है, लूट मार मचा दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। मैंने कई इतिहासकारों से बात की, सभी ने कहा कि दुर्भाग्य से जो लोग इतिहास लिख रहे हैं वे केवल पर्शियन स्रोतों पर आधारित होकर लिख रहे हैं। जो अच्छा, सिख धर्म का इतिहास तो उपलब्ध है और एक पुस्तक है विचित्र नाटक, उसका उन्होंने संदर्भ दिया खुशवंत सिंह जी ने कि उसमें तथ्य हैं। फिर मैंने लोगों से तथ्य ढूंढने को कहा। उसके बाद उस पैराग्राफ को हम लोगों ने निकाल दिया, कुछ और पैराग्राफ भी निकाले, और पूरी बात यह थी, और सारी दुनिया जानती है, जो लोग विरोध करें वो भी जानते हैं, कि 1970 के बाद वामपंथी विचारधारा के 3-4 इतिहासकारों ने, जो बड़े नामी एकेडमिशियन रहे हैं, जिनकी मैं भी श्रद्धा करता हूं, लेकिन वे अपनी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाए और वो किताबों में हर जगह दिखाई दिया। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। हमारी 11वीं की एक पुस्तक में, एक पाठ में गांधी और मार्क्स दोनों के बारे में वर्णन था। गांधी का चित्र एक चौथाई पेज पे था, उसके 2 पेज बाद लेनिन का चित्र था जो पूरे पृष्ठ का था, वर्णन भी उसी हिसाब से था। तो ये तो कोई भी देख सकता था, मैंने भी देखा, और मुझे लगा कि यह विचारधारा को थोपने का प्रयास इनकी पुस्तकों में स्पष्ट है। फिर भी सर, ऐसी ही कुछ आरोप जो हैं इस बार भी लग रहे हैं कि एक खास विचारधारा को, बता दूं आपको, नहीं होगा, आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं जिन्होंने उस समय लगाए थे। और आरोप ही नहीं, वो लोग मेरी जो संस्तुतियां थी, मेरी संस्था की जो संस्तुतियां थी, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि भगवाकरण हो रहा है, हिंदुत्व बढ़ाया जा रहा है, जो अगले कुछ हफ्तों में यही शब्द आएंगे, फिर से आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को एक निर्णय दिया है, और मैं चाहता हूं कि आपके जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उस निर्णय को जरूर पढ़ें। 12 सितंबर 2002
अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी चीजों को माना है जो हम लोग कर रहे थे, उनको सही माना है। उसमें सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाने की बात है, संस्कृत की बात है, वैदिक मैथमेटिक्स की बात है, मूल्यों की शिक्षा की बात है, हर चीज को सही माना। और ये तक कहा कि ये सब अगर 50 साल पहले होता, कब कहा, 2002 में कहा, तो देश में बहुत सामाजिक सौहार्द बढ़ा होता, लोगों ने सेकुलरिज्म को यानी पंथ निरपेक्षता को और अच्छे ढंग से जाना और समझा होता। मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इट इज एंडोर्समेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ 3 जजेस, जो हमने किया था। एनसीईआरटी फिर इस बार भी देखिएगा कि अंततः लोग समझेंगे, ये वो वर्ग है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कटघरे में इस वक्त खड़ा है, क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। इस शब्द पे मुझे सख्त एतराज। जी, एनसीईआरटी को कटघरे में वो खड़ा कर सकता है जो एकेडमिकली उससे ज्यादा साउंड हो, विचारधाराओं से मुक्त हो और जिसकी एक प्रतिष्ठा हो। ऐसी कोई संस्था देश में नहीं है जिसकी साख, क्रेडिबिलिटी एनसीईआरटी से बड़ी हो शिक्षा के क्षेत्र में, और खासकर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय देश में लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो बड़े ऊंचे पदों पर हैं। उनसे पूछिए कि आप किन पुस्तकों को पढ़कर आगे आए हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का नाम आए। मुझे इतना सम्मान देश में मिला, आज भी मिलता है। जब कोई जानता है कि मैं एनसीईआरटी में रहा हूं, मैंने 33 साल वहां लगाए हैं और उस संस्था की एक शाख बनी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ नासमझ लोग राजनीतिक कारणों से संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। अभी तक वे अन्य संस्थाओं पर कर रहे थे, अब वे शिक्षा संस्थाओं पर भी कर रहे हैं, जिसका असर उनके स्वयं के आगे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे भी वो पुस्तकें पढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सर अभी जो बदलाव हुए, खास तौर पे जिन चीजों को डिलीट किया गया है, कुछ चीजों को कंसाइज रूप से दिखाया गया है, जैसे एक सवाल गांधी जी और नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ है, लोग बार बार इस पे सवाल उठा रहे हैं, चीजों को कंसाइज करने की कोशिश है। आरएसएस पे जो प्रतिबंध लगे थे उसको लेकर के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से डिलीट हुई है चीजें, वो कितनी सही लग रही है? लोगों से बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूँ, कम से कम पिछले 30 सालों से परिचित हूँ, पहले से भी थोड़ा जानता था। ये वही व्यक्ति कह सकता है कि अगर कोई पाठ हटाया गया है या उसमें कुछ हिस्सा हटाया है, उसके कारण कई हैं। कारण होते, मैं स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, लेकिन हमने क्यों किया था, एनसीईआरटी ने तब क्यों किया था, इसलिए किया था कि भाई ये अधिक हो रहा है, हमें कुछ नया जोड़ना है। जैसे अब एनसीईआरटी को कोविड के बारे में और इन तरह की महामारियों के बारे में जानकारी और ज्यादा देनी होगी, तो हम लोड बढ़ाते नहीं जा सकते। मैं उदाहरण देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ी थी 1962 में, स्पेशल पेपर। आज वो हिस्सा जो है करीब, जो मैं 700 पेज की पुस्तक थी मेरी, जो मुझे पढ़नी पड़ी, आज वो हिस्सा 10-12 पेज में आता है और बाकी सब कुछ नया हो गया। तो ये तो एक प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ तो हटेगा। और मैं एक चीज और, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी की हत्या को पूरी तरह हटा दिया गया है, उन्हें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सब पुस्तकों में जाना चाहिए। उसके बाद वो कह सकते हैं कि कहीं नहीं। अगर उन्हें कहीं ना मिले और अच्छे ढंग से उसमें पूरी चीज न मिले, तब आरोप लगाना चाहिए। ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं। सर TV9 भारतवर्ष ने जो अभी मौजूदा समय में एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं डीपी सकलानी सर, उनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो डिसाइड करती है, सारी चीजें हुई और उसी हिसाब से चीजें होती है। क्योंकि आप भी एक डायरेक्टर रह चुके हैं, आप फिलहाल फॉर्मर डायरेक्टर हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे डिसाइड होता है? एनसीईआरटी की पुस्तकें लिखने की प्रक्रिया लंबी है, इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने कहा ना, करिकुलम नीति बनती है शिक्षा की, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। नीति अगर नहीं भी बदले तो भी करिकुलम फ्रेमवर्क 4-5 साल बदल जाना चाहिए। दुनिया में जो अच्छे एजुकेशनली एडवांस देश हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है फ्रंट लाइन करिकुलम, यानी कोई चीज इतनी अच्छी आ जाए तो अगले साल भी उसको लेना पड़ेगा, उसी साल बच्चों को बताना पड़ेगा। जैसे कोविड आया तो कोविड बताना पड़ेगा, और भी कई चीजें आविष्कार होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत बड़ी है। तो पाठ्यक्रम को ही बदलना चाहिए, और पाठ्यक्रम बदलेगा तो कुछ कुछ तो हटेगा जरूर। तो सर हम कैसे करते थे एनसीईआरटी में, हमारे पास सुझाव आते थे। वो पहले तो जो विभाग हैं वहाँ के, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स साइंस वाले देखेंगे, सोशल साइंस का है तो संबंधित एक्सपर्ट देखेगा, फिर वो 10 लोगों को बुलाएगा देश को, असम से लेकर के केरल, गुजरात और यहाँ तक असम, उड़ीसा, सब जगह से। जो
प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर है जाने माने उनकी टीम किताबें उस वक्त बनी थी, उसमें कौन? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बार्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सभी संस्थाओं के लोग हमारे साथ थे। सोशल साइंस के जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे वो आप 2000-2002 की किताबें देखें जो बाद में जंग कर दी गई थी राजनीतिक कारणों से, उसमें सब आपको मिलेंगे। उन व्यक्तियों के सामने एनसीईआरटी डायरेक्टरी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी चीज को अपने मन से ठीक कर दे। उसको उन्हीं चीजों से जाना पड़ता है जैसे राष्ट्रपति की स्थिति होती है ना, अगर संसद 2 बार कोई चीज कह दे तो राष्ट्रपति को दस्तखत करने पड़ते हैं। वही हाल एनसीईआरटी डायरेक्टर का है। उसका काम है अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ बुलाना, उनको समय देना, उनका सम्मान पूर्वक उनकी राय को सुनना, अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठना, देखना। मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आप लोगों को, देश को बतानी चाहिए कि इस समय भारत वर्ष में एनसीईआरटी जैसी संस्था में जो विशेषज्ञ हैं, एक एक विषय के विशेषज्ञ का दुनिया भर में सम्मान है। और मैंने उसको महसूस किया है, मैंने उसको देखा है, और कहा जाए तो आई हैव सेवर्ड इट। मुझे भी मिला है बहुत सा सम्मान, इसलिए मिला है क्योंकि मैं एनसीईआरटी में हूं। विश्व में कहीं पर भी इतनी बड़ी संस्था स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है जो एनसीईआरटी है। उसके विशेषज्ञों का सम्मान देश का हर युवा करता है जिसने एनसीईआरटी किताब पढ़ी। इसलिए इन हमारे राजनीति के महारथियों को भी बोलने के पहले थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की संस्था है, किसी पार्टी की नहीं है, न कभी रही है। हाँ, कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया कि उन्होंने अपना ही एक समूह बना लिया, उसी से इतिहास दिखाते रहे, अन्य को नहीं आने दिया, उनकी विचारधारा नहीं सुनी, उनकी बातें नहीं सुनी। वो सुनी जानी चाहिए, मेरा ये कहना है। इसलिए जो भी हटाया गया है उस पर लोग अध्ययन करें, जाके देखें, और अगर उन्हें लगे कि हाँ गांधी जी की हत्या का कहीं वर्णन नहीं है या ठीक से नहीं है, तो मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि एनसीईआरटी ऐसा नहीं कर सकती, न उन्होंने किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एनसीईआरटी के फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर जेएस राजपूत थे, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पे जो चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों में, तो उसको लेकर के अपनी बात रखी। और उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी देश की प्रतिष्ठित संस्था है और इस पे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।